हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें यूपी बोर्ड एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं। हमारा ये जो लेसन चल रहा है ये फिजिक्स का यूपी बोर्ड का 10वां लेसन है, जिसे हम तरंग प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। तो इस तरंग प्रकाशिकी का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। आज इसमें हम 5 नंबर के एक ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में हर पेपर में जो है ये रखा जाता है। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है तरंगाग्र किसे कहते हैं। सबसे पहले तरंगाग्र की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हाइगेंस की जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है इसको भी जानने वाले हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूरे 5 नंबर के जो है पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अभी देखना आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तरंगाग्र क्या होते हैं इनको जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें तरंगाग्र कहते किसे हैं, तो तरंगाग्र की अगर डिफिनेशन की बात करें कि जब किसी एक माध्यम में कोई तरंग संश्लेषित होती है, मान लीजिए कोई माध्यम है और उस माध्यम में प्रकाश की तरंग जो है या तरंग जो है संचरित होती है यानी चलती है, तो यदि हम इसका कोई एक पृष्ठ खींचे यानी उस तरंग का अगर हम पृष्ठ खींचते हैं तो जिसमें स्थित कण कंपन की समान कला में हो, यानी जो तरंग चल रहा है वो जो कंपन कर रहा है वो समान कला में अगर होते हैं तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। यानी जो हम पृष्ठ बनाते हैं खींचते हैं वो एक दूसरे के समान कला में होते हैं, तो उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से देख लो। जब किसी एक माध्यम में कोई तरंग संचरित हो रही हो, कोई एक माध्यम है जिसमें कोई तरंग जो है संचरित हो रहा हो, यदि हम इसका कोई पृष्ठ खींचे यानी जो संचरित हो रहा है अगर इसका हम कोई पृष्ठ खींचते हैं तो जिसमें स्थित कण, यानी अब जब पृष्ठ खींचेंगे तो जो कण होगा वो क्या कर रहा होगा? कंपन कर रहा होगा, यानी कंपन की समान कला में हो, यानी जो कंपन कर रहा है वो समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। यानी इस प्रकार समान कला में होने वाले पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। समझ में आई बात? अब दूसरी बात यह है कि समांग माध्यम में कोई तरंगाग्र हमेशा तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत होता है। यानी अगर माध्यम हमारा समांग हो यानी एक जैसा माध्यम हो और एक जैसे माध्यम में अगर कोई तरंगाग्र जो है हमेशा तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत है यानी तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत होता है, तो अतः तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा तरंग के चलने की दिशा को व्यक्त करता है। यानी तरंगाग्र द्वारा जो खींची गई रेखा होती है वो तरंग के संचरण की दिशा को व्यक्त करता है। इसे ही किरण कहते हैं। यानी अब जिसे व्यक्त कर रहा है उसी को किरण कहा जाता है। और तरंगाग्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं। तरंगाग्र एक जैसे नहीं होते हैं, ये तरंगाग्र अलग अलग आकृति के हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये समतल तरंगाग्र है, यानी एक तरंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, दूसरी तरंग यहाँ है, तीसरी यहाँ है और अगली यहाँ है। तो इस तरीके से ये आपका समतल तरंगाग्र जो है इस तरीके से बनता है और ये संचरण की दिशा जो है आगे की ओर दिखाती है। इसी तरीके से अगर हम गोलीय तरंगाग्र की बात करें, ये मान लीजिए स्रोत है, यहाँ से जो है तरंग उत्पन्न किया जा रहा है, तो देखो ये गोलीय तरंगाग्र जो है आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये है तरंगाग्र। तरंगाग्र कहते किसे हैं? अब हम हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है इसको हम देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, अब अगर इसके सिद्धांत की हम चर्चा करते हैं तो हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंग के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। यानी हाइगेंस जो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भाई तरंग जो है किसी माध्यम में संचरण की यानी कोई भी माध्यम में संचरण अगर करता है तो उसके संबंध में जो है इन्होंने एक सिद्धांत दिया है जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। अब ये जो सिद्धांत है ये 3 बिंदुओं पर है जो निम्न है। सबसे पहली बिंदु यह है कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंग निकलती है, अब जाहिर सी बात है तरंग जो होगी कहीं ना कहीं स्रोत से ही तो निकलेगी। जैसे मान लीजिए कहीं से स्रोत है और स्रोत से तरंग जो है निकलती है तो स्रोत के चारों ओर स्थिर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। भाई तरंग स्रोत से जब तरंग उत्पन्न होती है तो उसके चारों ओर के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो कंपन करने लगते हैं, तभी तो तरंग उत्पन्न होगी। तो कंपन करने लगते हैं और माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाते हैं। भाई अब वो जब कंपन करने लगते हैं
तो जो माध्यम होता है, माध्यम में जितने भी कण होते हैं वो सब जो है समान कला में जो है उत्पन्न होते हैं, और समान कला में जब होने के कारण ये जो उत्पन्न करते हैं उसे ही तरंगाग्र कहते हैं। यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है, मान लीजिए तरंग स्रोत कोई एक बिंदु है, वहां से तरंग उत्पन्न हो रही है, तो तरंगाग्र गोलीय होता है। यानी तरंगाग्र कैसा होगा? गोलीय। जैसे मान लीजिए ये हमारा स्रोत है, अब इस स्रोत से जो है अगर कोई तरंग उत्पन्न होगी तो जाहिर सी बात है ये गोलीय तरंग होगा। कैसा होगा? जो तरंगाग्र उत्पन्न होगा वो कैसा होगा? गोलीय होगा। अगर बिंदु स्रोत है, अगर मान लीजिए कोई वैसे होता तो वैसे ही चारों ओर होता, तो वो बिंदु स्रोत ना होता, गोलीय ना होता। तो यहाँ पे दिया है तो तरंगाग्र गोलीय होता है, और स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर तरंगाग्र लगभग समतल हो जाता है। यानी मौके पर तो गोलीय उत्पन्न होगा, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो तरंगाग्र जो है वो लगभग सीधा यानी समतल हो जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं, यानी कोई भी माध्यम में तरंगे जब निकलती है किसी स्रोत से, तो स्रोत के चारों ओर स्थिर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। भाई चारों ओर जो भी माध्यम के कण होंगे, जिस माध्यम में वो तरंग है वो कंपन करने लगते हैं, और माध्यम में वहां पृष्ठ इसमें स्थित होता सभी कण समान कला में होते हैं। यानी जो माध्यम होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं वो समान कला में कंपन करते हैं, ठीक है। और जब समान कला में कंपन करते हैं तो उसी को हम तरंगाग्र कहते हैं। यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है, मान लीजिए हमारा तरंग स्रोत जो है वो बिंदुवत है, तो तरंगाग्र गोलीय होता है। मौके पर जो तरंगाग्र उत्पन्न होता है वो कैसा होता है? गोलीय होता है। और स्रोत से बहुत अधिक दूरी बढ़ने पर तरंगाग्र लगभग समतल हो जाता है। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे तरंगाग्र जो है गोलीय ना होकर के समतल हो जाता है। पहली बात तो ये बताया गया। दूसरी बात इन्होंने कहा कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण, यानी जो तरंगाग्र होते हैं उस पर जो माध्यम के कण होते हैं एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। यानी अब जैसे मान लीजिए कि तरंग स्रोत से तरंग के कण उत्पन्न हुए और वहां से तरंगाग्र उत्पन्न हुआ, तो मौके पर जो पहला बनेगा तरंगाग्र वो दूसरे के लिए जो है वो नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती हैं। भाई तरंग स्रोत से तरंग उत्पन्न हुई तो पहला जो बना वो गोलीय बना। अब जो पहला गोलीय बनेगा तो अब ये दूसरों के लिए क्या होगा? वो नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा। इन दूसरे तरंग के लिए वो नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई सभी दिशाओं में भी निकलती है। अब जब दूसरा बनेगा तो पहला तो मान लीजिए गोलीय बना, अब वो दूसरे के लिए तरंग स्रोत का कार्य किया, तो अगला और सीधा बनेगा, अगला और सीधा बनेगा, तो आगे जैसे जैसे वो हर एक के लिए नए स्रोत का कार्य करता जाता है, और अगला जो बनता है वो उससे अलग नई दिशा में प्राप्त होता है। तो वही लिखा है जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। यानी इन्हीं तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। किसे द्वितीयक तरंगिका कहते हो? भाई स्रोत से जो तरंग उत्पन्न हुआ ये गोलीय तरंग मान लीजिए उत्पन्न हुआ, अब अगला जो तरंग बनेगा ये अगले तरंग के लिए ये जो अगला जो तरंगाग्र होगा वो इसके ये स्रोत का कार्य करेगा अगले के लिए ना। भाई इसका स्रोत ये हुआ, यहां से उत्पन्न हुआ, अब अगला जो ये बनेगा तरंगाग्र इसके लिए ये स्रोत का कार्य करेगा। तो अब ये द्वितीयक तरंगिका, अरे पहला ये हुआ दूसरा ये हुआ ना, तो दूसरे के लिए ये जो उत्पन्न हुआ ये द्वितीयक तरंगिकाग्र कहते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, और ये भी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती है। जैसे ये माध्यम में प्राथमिक चाल चल रही है, सेम द्वितीयक तरंगिकाएं जो होती है वो भी माध्यम में प्राथमिक चाल से जो है आगे की ओर बढ़ती। यदि किसी समय आगे बढ़ती ये द्वितीयक तरंगिकाओं का अनुवालोप अर्थात स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचते हैं, तो यह अनुवालोप उस क्षण तरंगाग्र को नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। दोबारा सुन लीजिए, यदि किसी समय आगे बढ़ती ये द्वितीयक तरंगिकाओं का अनुवालोप अर्थात स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचते हैं, तो यह अनुवालोप उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार ये सभी जो है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें माध्यम में तरंग का संचरण, यानी तरंग का संचरण माध्यम में किस प्रकार से होता है, तो माना चित्र में एक बिंदु स्रोत है, जैसे ये हमारा बिंदु स्रोत है,
जिससे तरंग निकलती है, यानी स्रोत एस से तरंगे जो है निकलना स्टार्ट होती है। माना तरंगों की चाल v है, यानी तरंग किस चाल से चल रही है, v चाल से जो है आगे बढ़ रही है। माना किसी क्षण तरंगाग की स्थिति ab है, यानी ab स्थिति पर जो है वो तरंगाग की स्थिति जो है मौके पर है। तो अब ab पर स्थित प्रत्येक बिंदु से, यानी जो ab तरंगाग की स्थिति है, हमने कहा कि स्टार्टिंग में ये जो है तरंगे जो होती है गोलीय माध्यम में, यानी गोलीय तरीके से जो है होती है। यानी AB पर स्थित प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक गोलीय तरंग प्राथमिक तरंग की चाल से चारों ओर फैल रही है। यानी ये जो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये जो AB आपको दिखाई दे रहा है, AB पर स्थित प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक गोलीय तरंग, यानी जो द्वितीयक गोलीय तरंग जो होती है प्राथमिक तरंग की चाल से आगे चारों ओर फैल रही है। भाई यहाँ पर प्राथमिक तरंगिकाएं उत्पन्न हुई है, बनाई गई है। इसके आगे जो है अब ये द्वितीयक तरंगिका के लिए जो है स्रोत का कार्य करती है, और ये स्रोत का कार्य करेंगी तो जिस वेग से यहाँ तक आई है उसी वेग से आगे की ओर जो है ये बढ़ती है। तो माना t समय बाद तरंगाग की स्थिति ज्ञात करनी है। अब हमें ये पता करना है कि t समय बाद तरंगाग की स्थिति क्या होगी। इतने समय में द्वितीयक तरंगिका v की दूरी तय कर लेगी। अरे t समय बाद v वेग से चल रही है तो vt दूरी तय करेगी। यदि AB पर स्थित बिंदु यानी जो हमारा AB पर बिंदु स्थित है, यदि 1 2 3 4 5 6 7 पर VT त्रिज्या के गोले खींचते, यानी VT त्रिज्या के अगर हम गोले खींचते हैं, इन गोलों को स्पर्श खींचा गया पृष्ठ AB एनवालोप है, यानी AB जो है एनवालोप है, यही तरंगाग की नई स्थिति होगी। यानी मौके पर यह जो गोला खींचा गया है ये मौके पर नई तरंगाग की स्थिति होगी। मौके पर जो है पहला तरंगाग की स्थिति बनता है। गोलों का एनवालोप A2 B2 पीछे की दिशा में भी है, यानी A2 B2 जो है ये पीछे की दिशा में भी होता है। अब भाई A2 और B2 ये जो खींचा गया है इसके आगे पीछे भी इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन जो है परंतु हाइगेंस का सिद्धांत पीछे की दिशा में स्थित एनवालोप को स्वीकार नहीं करता। हाइगेंस का सिद्धांत जो है वो पीछे की ओर इस तरीके से एनवालोप को नहीं स्वीकारता है। ठीक इसी प्रकार चित्र बी में समतल तरंगाग का बढ़ना समझाया गया है, यानी चित्र बी में जो है ये समतल जो है तरंगाग का बढ़ना समझाया गया है। देखो भाई हमने आपको कहा कि पहला जो तरंगाग जो एकदम ठीक नजदीक बनता है, ये स्रोत के हिसाब से, स्रोत अगर बिंदु स्रोत है तो ये गोलीय होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है दूरियां बढ़ती जाती है तो गोलीय ना होकर के ये समतल जो है हो जाता है। भाई दूसरे तरंगाग जो प्रथम स्थिति है तरंगाग की, और जब दूसरी स्थिति होती है तो दूसरी स्थिति द्वितीय तरंगाग के लिए प्रथम तरंगाग जो होता है वो स्रोत का कार्य करता है, और जब भी स्रोत से कोई तरंग आगे बढ़ती है तो वो जो है कुछ न कुछ एनवालोप हो जाता है, कुछ न कुछ उसमें जो है परिवर्तन हो जाता है, कुछ न कुछ समतल हो जाता है। तो इस तरीके से माध्यम में तरंग का संचरण जो है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। समझ में अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए लेक्चर्स के साथ।